हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये क्या है? पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2, 3 जितने भी इनके क्वेश्चन है उस हिसाब से पार्ट्स बनाए जाएंगे, वो हम आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट की इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक वो कवर होंगे? इसमें होंगे टोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, मोटर व्हीकल एक्ट से और कंपटीशन एक्ट से जितने भी क्वेश्चन 2018 से लेकर के 23 तक आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो हम उन चारों ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इनके थ्रू है जो ज्यादा मैटर है वो कवर किया जा सके। अगर 4 केस लो हैं तो वो भी हम चारों ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर हमारे पास ये 4 केस लॉ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा केस है वो नॉट रिलेटेड टू दी टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, यानी कि जो नेग्लिजेंस का टॉर्ट है उससे कौन सा केस है वो रिलेटेड नहीं है। क्या वो डोनिग्यू वर्सेस स्टीवेंसन है? चलो चारों केस के आगे इनके ईयर भी देख लेते हैं और क्या है ये वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला केस है वो है 1932 का केस। तो ये केस है वो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। एक तो ये हो गया। सेकंड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सौभाग्यवती। ये कब का केस है? ये है 1966 का केस है। ये भी टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है रमेश कुमार नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब का है? ये 1994 का केस है। ये केस भी टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस से रिलेटेड है, यानी कि ये तीनों के तीनों नेग्लिजेंस से रिलेटेड है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ वाला। चलिए अब इस केस के बारे में देख लेते हैं ये क्या कहता है। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल है। ये केस कब का है? ये केस है 1410 का केस है। काफी पुराना केस लग रहा है। ये केस एक मैगजीन के तो उससे रिलेटेड है। मैगजीन क्या है? डैमनम साइन इंजुरिया। ठीक है, इस मैगजीन का क्या मतलब? ये मैगजीन का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर डैमेज तो काज हुआ है, पर्सन को क्या हुआ है? डैमेज काज हुआ है, लेकिन बिना किसी लीगल इंजरी के हुआ है, यानी कि उसका कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, यानी कि उसका कोई लीगल राइट इन्फ्रिज नहीं किया गया। इस केस में क्या था कि एक पर्सन था, वो इस स्कूल में टीचर था, लेकिन बाद में उस टीचर ने अपना एक अलग से स्कूल है वो ओपन कर लिया। एक न्यू स्कूल है वो उसने ओपन कर लिया। वो भी कहां पर? ये जो स्कूल था इसी के ही साथ में ही कहीं या इसके अपोजिट में आसपास में कहीं पर नया स्कूल बना लिया इसने, और इसने जो फीस है वो भी कुछ कम रख ली। ठीक है, उस वजह से जो इसके स्टूडेंट थे वो इस स्कूल में आने लग गए, जिस वजह से इस स्कूल को क्या हुआ? डैमेज हुआ, यानी कि उसके स्टूडेंट चले गए तो उसको ऑब्वियस सी बात है डैमेज होना है। तो यहां पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि इसको हम किसी भी तरह से डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते इससे, या हम इस स्कूल को भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डैमेज तो काज हुए दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर किसी तरह की लीगल इंजरी नहीं हुई है। ये जेन्युइन है, ये अपना स्कूल चला रहा है, आप भी अपना स्कूल चलाइए। कोई इलीगल इसमें कुछ नहीं है, ना ही आपको कोई स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया गया है। तो ये केस है इस मैगजीन से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक केस है। ये केस है एसबे वर्सेस वाइट। लीडिंग केस है। तो इस केस है जो किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? क्या लॉर्ड डेनिंग के द्वारा है, पिकॉक के द्वारा है, लॉर्ड हॉल्ट के द्वारा है, या फिर विस्काउंट हॉल्डेन के द्वारा है? तो चलिए इसका आंसर सिंपल सा थर्ड वाला है, लॉर्ड हॉल्टन के द्वारा ये केस है वो डिसाइड किया गया था। कब का केस है? ये केस है 1703 का। किससे रिलेटेड है? ये केस है राइट टू वोट से रिलेटेड है। इसमें क्या है? इसमें भी सेम वही एक मैगजीन है। ऊपर वाले में मैगजीन थी वो अलग थी। इसमें क्या है? इंजीरिया साइन डैमनो। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहां पर लीगल क्या हुआ है? रॉन्ग हुआ है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर क्या? एक्चुअल में यहां पर किसी भी तरह का कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ,
यानी कि फिजिकल इंजरी नहीं हुई है, किसी भी तरह की कोई फिजिकल डैमेजेस नहीं हुए हैं, तो फिर भी यहाँ पर उसका क्या हुआ है, लीगल राइट इन्फ्रिज हुआ है, राइट टू वोट है उसका वो इन्फ्रिज हुआ है, लीगल रॉन्ग हुआ है। तो इस केस में यहाँ पर जो है इसको लाइबल ठहराया गया, किसको, वाइट को, जिसने एफसे को वोट डालने के दौरान रोका था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा नेसेसरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ट्रेसपास अंडर द लॉ ऑफ टोर्ट। यानी कि हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नेसेसरी नहीं है। फर्स्ट क्या कहता है, एंटरिंग इनटू द लैंड, किसी की जमीन पे एंटर कर जाना, क्या ये ट्रेसपास होगा? यस, विदाउट परमिशन आप कहीं पर भी एंटर हो रहे हो तो दैट इज द ट्रेसपास। रिमेनिंग देयर, वहां पे रुकना भी ट्रेसपास होगा। अनलॉफुल इंटेंशन, नो, ये नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे अनलॉफुल इंटेंशन होना ना होना, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे मैलिशियस इंटेंशन है आपकी तो वहां पर क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा आईपीसी के सेक्शन 441 में, ठीक। और बाय डूइंग एन एक्ट, एक ऐसा एक्ट करना जो कि उसके जो पोजीशन है उसको इफेक्ट कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर क्या होगा, ट्रेसपास होगा, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा होगा, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो नहीं होगा नेसेसरी ट्रेसपास कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 स्टेटमेंट दी गई है नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि जो नेग्लिजेंस है वो क्या है, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी है टुवर्ड द अदर कॉज बाय ओमिशन। यानी कि किसी व्यक्ति की कोई लीगल ड्यूटी बनती है किसी के प्रति करने के लिए, यानी कि उसकी ड्यूटी है वो काम करना, तो वो उसको ओमिशन कर देता है, यानी कि वो नहीं करता वो चीज, तो वो क्या होगा, ब्रीच हो गया उस लीगल ड्यूटी का, तो वो क्या है, नेग्लिजेंस है। तो ये वाली राइट है। अब बी क्या कहती है कि जो एक्शनेबल नेग्लिजेंस है वो कंसिस्ट क्या करता है कि जो ऑर्डिनरी केयर उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति उसकी वो ड्यूटी बनती है कि वो वहां पर ध्यान रखेगा, साधारण तरीके से कुछ भी ड्यूटी हो सकती है, उसको नेग्लेक्ट करता है, तो वहां पर वो एक्शनेबल क्लेम के लिए वो चीजें उसमें कंसिस्ट करती है। तो ये भी राइट है। सी वाला क्या कहता है कि नेग्लिजेंस क्या है, एक ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी है टू टेक केयर विच रिजल्ट इन डैमेज। अब ठीक है, यहां पर वो इसको ब्रीच कर रहा है, ड्यूटी थी उसकी, ठीक है, उस चीज को टेक केयर करने की, तो वो वहां पर उसने ब्रीच कर दी, लेकिन उस ब्रीच की वजह से कुछ डैमेजेस भी हुए उसको, वो भी यहाँ पर नेग्लिजेंस की ही डेफिनेशन है उसमें कवर होंगे। तो ये सी वाला भी करेक्ट होगा। यहाँ पर डी क्या कहता है कि डिफरेंस नहीं है सिविल और क्रिमिनल नेग्लिजेंस में, तो ये बात सही नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये क्या होगी, गलत होगी। ऑफेंस ऑफ डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर आईपीसी वाज अमेंडेड इन 2013, तो ये है जो गलत है। ये जो सेक्शन है 304A, ये शुरू में जो है आईपीसी जब आई थी उस टाइम नहीं था, लेकिन बाद में ये 1870 में आई थिंक इसको ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया था। तो ये वाले स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। तो ए बी सी है वो करेक्ट होंगी, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि नीचे 2 स्टेटमेंट दी गई है, ये रही हमारी स्टेटमेंट, रीजन अजर्शन लेबल इनको दे रखा है। अजर्शन क्या कहती है कि मास्टर है वो लाइबल है जितने भी टोर्टियस एक्ट हैं उसके सर्वेंट की, जो कि कब किए गए हैं, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्वेंट के द्वारा किए गए हैं, तो वहां पर वो लाइबल होगा। तो ये क्या चीज होती है, ये होती है वकैरियस लाइबिलिटी, वकैरियस लाइबिलिटी, ठीक। तो ये अजर्शन क्या है, करेक्ट है। रीजन क्या कहता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ डेड पर्सन आर इन सर्टेन केसेस लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द डिसीज्ड, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वो लाइबल होंगे, बहुत सारे सर्टेन केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पर उनको जो व्यक्ति डेड हो चुका है, जो अब है नहीं इस दुनिया में, उसके द्वारा उसके जो एक्ट्स हैं उनके लिए लाइबल उनको ठहरा जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ होते हैं, इस तरह से बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनमें इनको लाइबल ठहराया जाता है। तो ये करेक्ट है, लेकिन क्या ये रीजन है वो एक्सप्लेनेशन है, अजर्शन का नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट होगा, यानी कि नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट्स क्या है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले ये कौन से केस में अप्लाई किया गया था। हमारे पास ये 4 केसेस हैं, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन से केस में अप्लाई किया गया था। फर्स्ट वन क्या है कि रीपोलेरिस, कब का केस है, ये है 1921 का। ये केस है रिलेटेड टू द इंग्लिश टोट, किस चीज के ऊपर, एक तो है ये कॉशन के ऊपर, एंड रिमोटनेस इन द लॉ ऑफ नेग्लिजेंस में रिमोटनेस है जो वो क्या है, ठीक है। और इसमें एक टेस्ट था डायरेक्टनेस का, एक टेस्ट क्या है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस भी इसमें हेल्ड किया गया था, ठीक। ये केस तो ये आ गया, लेकिन ये वाली चीज नहीं है ना इसमें। फिर आता है वॉगन माउंट केस, 1961 का केस है। इस केस में जो यहां पर जो टेस्ट हुआ था एक डायरेक्टनेस वाला, वो इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इस केस में क्या चीज हेल्ड की गई, क्या कौन सा इसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था, वो ये वाला अप्लाई किया गया था कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस हैं उनको डिटरमाइन करने में एक रीजनेबल, एक फोरसाइट होनी चाहिए आपके पास, उसको देखने की बुद्धिमत्ता है, उसको देखा जा सके एक रीजनेबल तरीके से, वो चीज यहां पर अप्लाई की गई। फिर आता है ड्यूटी वर्सेस टर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ये केस कब का है, ये केस है 1964 का। ये किससे रिलेटेड है, ये है लॉ ऑफ नेग्लिजेंस से रिलेटेड। फोर्थ वाला क्या कहता है कि SCM यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड वर्सेस WJ वेटल्स एंड सन्स। ये केस कब का है, ये 1970 का केस है। ये पर राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया यहाँ पे, राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कंपटीशन एक्ट है प्रोवाइड करता है इनमें से किसके बारे में। हमारे पास 5 स्टेटमेंट दी गई हैं, इन पांचों स्टेटमेंट में कंपटीशन एक्ट में किस किस के बारे में प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहली स्टेटमेंट ए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिश्नर, ये है जो कौन से सेक्शन में है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिश्नर कमीशन किस में है, सेक्शन 7 में प्रोवाइड की गई है। उसके बाद में आता है टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, कंपटीशन पे डालने वाली कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो इफेक्ट डाल रही है कंपटीशन पे, उनके लिए कमीशन इस्टेब्लिश करना। तो स्टैब्लिश 7 में क्या है, लेकिन यहां पर सेक्शन जो 18 है उसमें ड्यूटीज दी गई हैं कमीशन की, तो उसमें ये एक ड्यूटी है प्रिवेंट करना। सेकंड क्या है, टू प्रमोट करना और सस्टेन करना कंपटीशन, उस मार्केट में प्रमोट करना है, उसको प्रोत्साहित भी करना है और वो कंपटीशन उस लेवल पे बनाए भी रखना है। तो ये भी उनकी एक ड्यूटी में ही आता है कमीशन की अंडर सेक्शन 18। और प्रोटेक्ट करने हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट्स को, वो भी सेक्शन 18 में ड्यूटीज में आता है। और इंश्योर करना है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरी ऑन अदर प्रैक्टिस पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, तो ये भी सेक्शन 18 में ही आएगा। ई में इस्टेब्लिश करना है NCLT एंड NCLAT टू डिसाइड वेरियस मैटर, तो ये इसमें कंपटीशन में हमें नहीं मिला कहीं पे भी, तो ये वाला नहीं होगा। तो प्रोवाइड किसके बारे में करता है, ऊपर वाले 4 के बारे में, यानी कि A, B और C एंड D। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आप सभी जानते ही हैं, उसके एक्सेप्शंस के बारे में पूछा है, यानी कि इनमें से कौन सी है वो एक्सेप्शंस है इनकी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो कौन से केस में डिसाइड हुआ है। ये हुआ है आर वर्सेस यानी कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में 1868 में हुआ था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हुआ है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कब हुआ है, 1987 में। इसको ओलियम गैसली केस भी कहते हैं। यहां पर क्या था, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इंडिया में क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी,
ठीक। तो इसकी एक्सेप्शन की बात करें तो सबसे पहला आता है एक्ट ऑफ गॉड। क्या ये एक्सेप्शन है इसकी? तो यस, ये इसकी एक्सेप्शन है। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, जहां पर प्लेंटिफ खुद कंसेंट दे रहा है तो उस केस में भी यहां पर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, ये इसकी एक्सेप्शन है। इंटेंशन क्या है डिफेंडेंट की, क्या ये एक्सेप्शन है इसकी? नहीं, ये यहां पर एक्सेप्शन में नहीं कवर होती। और एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक, तो इसमें एक छोटा सा वर्ड और ऐड कर देते हैं, इसमें आता है रोंगफुल एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, तो वो भी एक्सेप्शन में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ए, बी एंड डी। ऑप्शन कौन से में होगा? ए, ई रहेगा, इसमें माइनॉरिटी है, ये भी इसमें नहीं होगा। तो ए, बी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। ये किसके बारे में बात करता है? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। क्या ये बात सही है? क्या ये फॉल्स है? या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो प्रोवाइड नहीं करता था इसके बारे में? या फिर 1 और 3 नंबर वाला दोनों के दोनों ऑप्शन सही है? तो ये बात सही है, 2019 का जो एक्ट है इसमें ये चीजें अब इंक्लूड की गई है, डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। लेकिन ये जो पुराना एक्ट था 1986 का, उसमें ये चीजें प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 दोनों के दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हमारे पास 2 लिस्ट हैं वो प्रोवाइड की गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये इधर आ गई भाई मिस्टेक। लिस्ट 1 में हमें कुछ केसेस हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, लिस्ट 2 में है वो उनमें क्या डिसाइड किया गया था वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहला केस क्या आता है? मार्सेट डॉक वर्सेस प्रोक्टर। ये केस है 1923 का केस है। ये केस किससे रिलेटेड है? ये केस है वकैरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड। वो अपन ने पीछे एक एग्जांपल देखा था ना, सर्वेंट और मास्टर का, वो वाली वकैरियस लाइबिलिटी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड वाला क्या आता है? बी, मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल। ये केस कब का है? ये केस है 1881 का। इस केस में स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है सी, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। ये केस कब का है? ये केस है 1876 का। इस केस में क्या लिखा गया था? इस केस में एक्ट ऑफ गॉड के रिगार्डिंग बताया गया था। लास्ट वाला आता है होल्म्स वर्सेस माथर। ये है 1875 का केस है। और ये वाला केस किससे रिलेटेड है? इनएविटेबल एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा वो राइट होगा? ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोटर व्हीकल जो एक्ट है उससे रिलेटेड है। तो यहां पर पूछा गया कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, वो रेफर टू द अर्लियर, जो पुराने वाला 1988 का था उसको किस तरह से लेते हैं? क्या उसको अर्लियर एक्ट बोलते हैं, ओल्ड एक्ट बोलते हैं, या अडेप्टेड एक्ट बोला जाता है, या प्रिंसिपल एक्ट? तो इसका आंसर आ ही गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्ट बोला जाता है 1988 वाले के एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, वो स्टेटमेंट हमें बतानी है कि किसके द्वारा की गई है। स्टेटमेंट क्या है कि कोर्ट्स के बारे में बोला है कि उन्होंने बहुत सारे नए टोर्ट्स हैं धीरे धीरे, या कुछ ऐसी चीजों से, ओल्ड टोर्ट है उसके अंदर एक्सटेंशन के थ्रू है, जो नए टोर्ट्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये कौन से जूरिस्ट ने कहें? ये वो क्या वो प्रोफेसर गुड हार्ट ने कही है, सर फ्रेडरिक पोलेक ने कही है, या फिर कार्ल लिंडसेल ने कही है, या फिर सालमन ने कही है? तो ये कही है गुड हार्ट ने, प्रोफेसर गुड हार्ट के द्वारा ये चीजें कही गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि मेंटल कंडीशन क्या है एक रॉन्ग डूअर की एट द टाइम ऑफ रॉन्ग डूइंग, यानी कि वो जब कुछ गलत कर रहा है तो उस समय उस व्यक्ति की जो गलत करता है उसकी क्या मेंटल कंडीशन वो रिलेवेंट होगी सभी टोर्ट्स में, या फिर रिलेवेंट होगी टोर्ट बेस्ड ऑन फॉल्ट में, या फिर जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे बेस्ड टोर्ट है उनमें होगी, या फिर वो रिलेवेंट नहीं होगी? तो इसका भी क्या होगा? जहां पर फॉल्ट की बात आती है तो उस केस में वहां पर मेंटल कंडीशन उस व्यक्ति की जो गलत कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, वहां पर रिलेवेंट होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 53 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक, प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो क्या उसे हम नेशनल कमीशन कहेंगे, नेशनल काउंसिल कहेंगे, नेशनल डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन कहेंगे, या फिर नेशनल डिस्प्यूट रेड्रेसल काउंसिल कहेंगे? तो उसको हम नेशनल कमीशन कहेंगे। अंडर सेक्शन 53 का सब सेक्शन ए इसके बारे में प्रोविजन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनके भी कोई डाउट्स हैं इनके रिगार्डिंग, या वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इस चीज में हेल्प मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नई जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में आप कुछ अपने सुझाव भी दे सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।